के करीब 1 बजे शहर के बीच चौराहे से गुजर रही है। वहीं हम कुछ गमलों को भी देखते हैं जिसमें अभी अभी किसी ने पानी दिया है। सांद्रा वहाँ से सीधा चर्च पहुँचती है, लेकिन वो चर्च में इतने टाइम क्या करने आई थी, क्योंकि इतने टाइम तो चर्च बंद होता है। जब से सांद्रा टनल में गई है तब से उसका बिहेवियर बदल सा गया है। जब वो वहाँ पर पहुंची तो चर्च में रात के 1 बजे वहाँ पर फादर कुछ ढूंढ रहे थे। ये भी एक सोचने वाली बात थी कि रात के 1 बजे फादर वहाँ पर क्या कर रहे थे। सांद्रा साइड में रखे कप को अपने हाथ में उठा लेती है। तभी फादर उससे कहते हैं, अरे मैम, आप इतने टाइम यहाँ पर क्या करने आई हो? अगर आप उस बात को लेकर अभी भी नाराज हो तो मुझे माफ कर देना। सांद्रा एक उनकी तरफ स्माइल करती है और अपने हाथ में लिए कप से उनका सर फोड़ देती है। वो उन्हें बहुत ही बेरहमी के साथ बहुत ही बुरी तरह से उनके सर को कुचल देती है और उस कप को लेकर वहाँ से निकल जाती है। फादर एस्क्राय भी दिवालय में होने वाली पंथ प्रकाश जैसी रस्म के साथ मिले हुए थे और उनका वास्ता किसी फिरके से भी था। जब सुबह 10 बजे तक चर्च नहीं खुला तो सब लोग परेशान होने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो फादर एस्क्राय ने आज चर्च नहीं खोला। और अब 12 बज चुके थे लेकिन चर्च अभी भी नहीं खुला। इसी बात से परेशान कैंडेला पुलिस को इसके बारे में खबर देती है। जब 12:35 पर मार्को अपने साथी के साथ वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। पूरा चर्च सुनसान और खाली पड़ा था। मार्को कैंडेला से कहता है कि फादर ने कहीं चढ़ावे की वाइन ज्यादा तो नहीं पी ली। कैंडेला कहती है कि नहीं, उन्हें तो कल शांति सभा के लिए कुछ प्रवचन तैयार करने थे। कैंडेला फादर के गुम हो जाने की वजह से बहुत परेशान थी तो मार्को उससे कहता है कि परेशान मत हो, वो शायद इबादत खाने में होंगे। और जब मार्को इबादत खाने में पहुंचा तो वहाँ पर एस्क्राय की डेड बॉडी को देखकर बिल्कुल दंग रह गया, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। मार्को एल्बेरोगेन के आने से पहले ही वहाँ की सभी चीजें तितर बितर कर देता है जिससे ये केस चोरी का लगे और उसका शहर बदनाम ना हो। कैंडेला ने मार्को के साथ साथ इंस्पेक्टर एल्बेरो को भी खबर कर दी थी। इसका मतलब था कि वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाला है। और जब एल्बेरोगेन चर्च पहुँचा तो जैसा कि मार्को ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसे लगा कि सारी चीजें तितर बितर हैं, इसका मतलब यहाँ पर कोई चोरी हुई है। गियन कहता है कि पता करो रात के किसी ने 1 बजे से 3 बजे तक किसी को आते जाते देखा है क्या? तभी गियन का सामना कैप्टन यूरोबिया से होता है जो खदान की जांच करने के लिए आया था। गियन कहता है, ओ आ गए तुम? कैप्टन कहता है, हाँ, हम सुबह होते ही सुरंग के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। हालांकि उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जब 24 लोग खदान के अंदर गए थे तो वो आखिर क्या करने गए थे। और जब वो लोग किसी रस्म को अंजाम देने के बाद वापस लौटे तो वो बिना कपड़ों के लौटे थे और सुरंग से बाहर निकलते ही सभी की मौत हो गई। और जब गियन ने इसकी अच्छे से तहकीकात की तो उसको पता चला कि बाहर निकलने वाले लोगों में से एक औरत और भी गायब है जिसके बाल भूरे कलर के हैं। गियन अपनी टीम से कहता है कि मुझे इस बंदे की पूरी कुंडली के बारे में जानना है, क्योंकि ये औरत आसमान से तो टपकी नहीं होगी, आखिर ये गई तो गई कहाँ। अब एल्बेरोगेन सांद्रा के पास पहुँचता है। वो उससे पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। सांद्रा उससे कहती है कि हाँ, पहले से अब कुछ सुधार है और जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे साथ काम करने लग जाऊंगी। सांद्रा और एल्बेरोगेन दोनों बाहर के पुलिस ऑफिसर्स थे जो इस केस को सुलझाने के लिए आए थे। एल्बेरो से कहता है कि ये साला शहर पूरा ब्लैक होल बनता जा रहा है, ये केस जितना ही सुलझाओ उतना ही गहरा होता चला जा रहा है। ये पंथ प्रकाश जैसी रस्म क्या काफी नहीं थी जो फादर एस्क्राय का केस सामने आ गया? सांद्रा कहती है, क्या मतलब? फादर एस्क्राय को क्या हुआ? जबकि फादर को 1 बजे सांद्रा ने ही मारा था, लेकिन उसे इस बारे में कुछ याद नहीं। गियन उससे कहता है कि रात के करीब 1 बजे उनका खून हो गया। मुझे देखने से लगा कि शायद लूटपाट का मामला है, लेकिन इसकी भी तहकीकात चल रही है कि आखिर लूटपाट करने वाला इंसान इतनी बेरहमी से उनको क्यों मारेगा। ब्रेव जो मार्को का साथी है वो उससे कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम वहाँ पर कुछ नहीं करते तो एल्बेरोगेन को इस केस को और भी अच्छे से सुलझाने में मदद मिलती। तो मार्को उससे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, मैं तो अपने शहर को बदनाम होने से बचा रहा हूँ। फायदा इसी में है कि तुम भी मेरी इसमें मदद करो। ब्रेव एल्बेरोगेन को इस बारे में सब बताने की सोच रहा है कि वहाँ पर कोई चोरी नहीं बल्कि मर्डर हुआ है। इस शहर के लोग इतना डरे हुए हैं कि वो पाब्लो और एलेना की बेटियों को भी मारना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके साथ साथ उनकी बेटियां भी इस वायरस से ग्रस्त होंगी और कहीं इनके साथ साथ हमारे बच्चों में भी ये न फैल जाए। इसलिए वो इनको यहाँ से भगाना चाहती हैं या फिर इनको मार देना चाहती हैं। और अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पाब्लो और एलेना उन्हीं 23 लोगों के गुरु थे, जिसमें से एलेना उन 23 लोगों के साथ गई थी और पाब्लो वहीं खदान के गेट से ही लौट आया था। लेकिन ना ही एलेना उस खदान से बाहर निकली और ना ही पाब्लो का कोई पता है। और उन शहरवासियों का कहना है कि एलेना मर चुकी है और पाब्लो इस शहर को छोड़कर भाग चुका है और हम इनकी बेटी एवा और सोफिया को यहाँ नहीं रहने दे सकते। उनके दिल में उनके लिए बहुत नफरत है। अब शाम के समय सोफिया के पास हालिद आता है, लेकिन तभी उसके पास एक ऑफिसर आती है। उससे कहती है कि तुम्हें एल्बेरोगेन ने पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। वो जल्दी से सोफिया के पास जाकर उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम जिंदा है, तुम्हें अगर अपनी मॉम को देखना है तो मानी से मिलो जाकर। अब अगर आपको हालत के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये वही लड़का है जो खदान की पास वाली बिल्डिंग में मिला था, जिसमें उन 23 लोगों में इसका भाई भी था, जिसकी इस फिरके की वजह से मौत हुई। जो लोग खदान के अंदर गए थे उनका मानना है कि ये सल्तनत का दूसरा द्वार है जो इस फिरके के 5 पासों को पूरा करने से खुल जाएगा और उसके खुलते ही हम स्वर्ग में समा जाएंगे और हमें सिर्फ सुख ही सुख मिलेगा। इस दुख भरी जिंदगी से हम छुटकारा पालेंगे जिसे इस भगवान ने बनाया है। वो लोग भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। एक प्रकार से देखा जाए तो वो लोग नास्तिक थे। जैसे ही सोफिया को पता चला कि उसकी मॉम जिंदा है तो वो सीधा मानी से जाकर मिलती है। मानी का ताल्लुक फादर एस्क्राय से भी था।
वो फादर का बहुत करीबी दोस्त था क्योंकि वो उनके लिए ड्रग्स लाया करता था। मानी सोफिया से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी मॉम को देखना है तो तुम्हें ये पहनना होगा, और जैसे ही सोफिया के सर पर वो उसने काला कपड़ा डाला तो सोफिया बेहोश हो गई, और जब उसकी आंख खुली तो वो एक चार दीवारी में कैद थी जहाँ पर काफी सारे लोग थे। वहीं हम उन लोगों को भी देखते हैं जो कि मूवी के स्टार्टिंग में सोफिया और ऐबा के घर से निकलने के बाद जो लोग उसके घर में एंटर करे थे। वो लोग उससे कहते हैं कि सोफिया बेटा, तुम्हें पंचम पास को पूरा करके सल्तनत के द्वार को खोलना ही होगा, जिससे तन्हा सुल्तान इस दुनिया में आ सके और हम उसके प्रकाश में डूब जाएं, जैसा कि तुम्हारी मॉम ने किया था। लेकिन सोफिया कहती है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, आखिर तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया और कहाँ है मेरी मॉम। वहीं एक औरत होती है जो कि सल्तनत की मेंबर थी। वो सोफिया से कहती है कि कैप्टन की टीम तुम्हारी मॉम को खदान के अंदर जाकर ढूंढेगी, लेकिन वो तो वहाँ पर है ही नहीं क्योंकि वो हमारे पास है और उसको तन्हा सुल्तान ने अपने पास बुला लिया है। सोफिया, तुम भी अपनी मॉम की तरह कामिल हो और प्रकाश ने तुम्हें चुना है, तुम्हें पंचम पास को पूरा करना ही होगा। लेकिन सोफिया कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी व्हील चेयर पर बैठा बंदा हालिद से कहता है, क्या तुम हमारे मेहमान को पानी नहीं पिलाओगे। हालिद एक गिलास में पानी लेकर आता है और सोफिया से पीने के लिए कहता है। वो पानी किसी और कलर का था, मतलब उसमें कुछ न कुछ तो मिला हुआ पक्का था, क्योंकि वो अपने होश में नहीं थी। उस औरत ने उसको एक इंजेक्शन दिया था जिससे वो अपना होशो हवास खो बैठी थी। वो लोग किसी तरह के मंत्र को पढ़ रहे थे और वो औरत सोफिया की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन सोफिया वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पैर पैरालाइज हो जाते हैं। वो अपने पैरों को आगे बढ़ा ही नहीं पा रही थी। तभी वो औरत उसको पकड़कर अपने गोद में लेटा लेती है, जिसने अपने बदन पर एक भी कपड़ा नहीं पहना था। वो सोफिया के पेट में हाथ डाल देती है जैसे कि उसके पेट में एक छेद हो। वो अपने हाथ को उसके आर पार निकाल देती है और कुछ देर तक ये रस्म चलती रही, और फिर उसके बाद वो औरत कहती है कि प्रथम पास खुल चुका है। और ये प्रथम पास के साथ ये दूसरा एपिसोड पूरा हो जाता है और हम तीसरे एपिसोड में देखते हैं कि सांद्रा अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। वो एल्बेरो गेन के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन गेन उससे कहता है कि हमें फादर एस्क्राई के कातिल का पता चल चुका है, क्योंकि जब रात में कातिल वहाँ से निकला तो एक औरत ने उसको देखा था जो कि वहाँ पर अपने पौधों को पानी दे रही थी। वो औरत स्केच आर्टिस्ट को एक हुलिया बताती है, लेकिन उसको उसका चेहरा अच्छी तरह से याद नहीं था क्योंकि 1 बजे के समय काफी रात होती है, इसलिए वो उसको अच्छी तरह से नहीं देख पाई थी। तो एल्बेरो गेन उससे कहता है कि कुछ तो तुम्हें याद होगा, उसका चाल ढाल, उसका हुलिया। तभी उसकी नजर सांद्रा पर जाती है जो उसको देखते ही पहचान लेती है। वो एल्बेरो गेन से कहती है कि देखो, यही औरत थी शाम, जब मैं अपने पौधों को पानी दे रही थी तो मैंने इसको ही चर्च की तरफ जाते हुए देखा था। उस औरत को अपने घर भेज दिया जाता है। एल्बेरो सांद्रा से कहता है कि देख रही हो तुमने आज ही अपनी जॉब ज्वाइन की है और इन लोगों को तुम्हें फंसाने की पड़ी है। इस बुढ़िया का दिमाग खिसक चुका है मुझे लगता है। लेकिन सांद्रा कहती है कि नहीं, वो औरत सही बोल रही है, एस्क्राई का खून मैंने ही किया है। वो काफी डरी हुई लग रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन एल्बेरो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो सांद्रा अपने घर पर जाकर उसको वही कप दिखाती है जिससे वो एस्क्राई को मारने के बाद अपने साथ लेकर आई थी। एल्बेरो कहता है कि तुमने उसे क्यों मारा, कोई तो वजह होगी, कोई तो रीजन होगा इस बात का। लेकिन सांद्रा कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वो मार्को से कहता है कि इसे अरेस्ट करो, हमें इसे अरेस्ट करना ही होगा क्योंकि हम एक मुजरिम को छोड़ नहीं सकते, फिर चाहे वो हमारा दोस्त ही क्यों ना हो। एस्ट्रेला फिजिकोलॉजिस्ट के लिए सोफिया और एबा के घर में कुछ चिट्ठियां मिलती हैं जो बरसों पुरानी थी। तो एल्वेरो एस्ट्रेला से कहता है कि इसका मतलब पंथ प्रकाश बहुत समय से इस शहर में मौजूद है। और अब हम फ्लैशबैक में समय देखते हैं 1975 का, जिसमें उस समय पर खदान के मालिक को किसी तरह की बीमारी थी जिस वजह से उस खदान के काम को रोक दिया गया और वर्कर्स भूखे पेट मरने लगे। लेकिन खदान के मालिक को एक ऐसी बीमारी थी जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती थी। वहाँ की पुलिस वर्कर्स को संभाल रही थी, लेकिन गवर्नमेंट का कहना था कि हमें उस खदान को ब्लास्ट करना होगा और उसको एक सुरंग के रूप में बदल देना होगा। लेकिन वो मजदूर उसमें अपना घर बनाकर रहते थे क्योंकि उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो खदान के सामने खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहीं हम पुराने समय में पाब्लो को देखते हैं जो खदान में माइनिंग का काम किया करता था, जैसे कि अगर खदान को उड़ाना हो तो उसमें बॉम्ब लगाकर उसको ब्लास्ट किया करता था। वहीं उनके कार के पीछे एलेना अपनी बाइक से आ रही होती है और एलेना भी इस समय में काफी खूबसूरत लड़की है। वो जैसे ही देखती है कि यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है और पुलिस भी है तो वो साइड के रास्ते से जाने का फैसला करती है और खदान के अंदर जाने के बाद वो एक ट्रॉली को हटाती है और दूसरे रास्ते को निकल जाती है। जहाँ पहुँचने के बाद उसको उसके डैड मिलते हैं। वो अपने डैड से कहती है कि देखो पिताजी, मैं तुम्हारे लिए अंजीर लेकर आई हूँ। जहाँ हमें पता चलता है कि एलेना तो बिल्कुल बेकसूर है क्योंकि इस पंथ प्रकाश जैसी रस्म को लेकर उसके बाप ने ही उसको उकसाया था। वो एलेना से कहते हैं कि बेटा, तुम्हें पंचम पास को पूरा करना ही होगा, तुम्हें तन्हा सुल्तान को इस दुनिया में लाना ही होगा। ये दर्द, प्रेम, मोहब्बत ये कुछ भी नहीं है। हमें शरीर को त्याग कर इस प्रकाश की दुनिया में समा जाएंगे जहाँ कोई दर्द और दुख का नामो निशान नहीं होगा। उसके पापा इस रस्म को 43 सालों से करते चले आ रहे हैं और उन्हें एलेना के बड़े होने का बरसों से इंतजार था क्योंकि एलेना और सभी लोगों से अलग है। वो एक कामिल है जो कि प्रकाश का द्वार खोलने में मदद करेगी। इधर पाब्लो पुलिस से कहता है कि हमें अंदर जाने के लिए हमें सिक्योरिटी की जरूरत होगी क्योंकि हम इस भीड़ में से निकलकर जा ही नहीं सकते, वो लोग हमें पकड़कर मार देंगे। तो वो कुछ गार्ड्स को उसके साथ भेजता है और कहता है कि मार्को, तुम भी इसके साथ जाओ। तो अब हमें यहाँ पता चलता है कि मार्को भी सिविल गार्ड की नौकरी में काफी समय से है। वो गार्ड पाब्लो को सिक्योर करते हुए उस भीड़ से बाहर
बाहर निकाल देते हैं। और जब पाब्लो उस खदान को ब्लास्ट करने के लिए विस्फोटक वहाँ पर लगा रहा होता है तभी उसको साइड से कुछ आवाज आती है। जब उसने पीछे पलटकर उस दिशा में जाकर देखा तो वहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है जो उसको देखते ही वहाँ से भाग जाती है। पाब्लो अपने फ्रेंड जेबेल से कहता है कि तुम मेरा विश्वास करो, मैंने उस समय एक लड़की को देखा था वहाँ पर। तो जेबेल कहता है तू साले पगला गया है, खदान के इतने अंदर आखिर कोई लड़की कैसे हो सकती है। वो उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। अब पाब्लो बार के अंदर आता है जहाँ पर मार्को और मार्को का साला होता है और बार की ओनर उसकी बीवी थी जो कि कुछ सालों बाद राहुल की माँ बनने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो का पार्ट 3 और वेब सीरीज का एपिसोड 4 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक आप स्क्रीन पर दी गई ब्लैक नाइट वेब सीरीज को देख सकते हैं।